हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज प्रीलिम बूस्टर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आर्टिकल्स है तीन जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, तो 3 से लेकर 5 जनवरी तक का आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है काला पानी। तो काला पानी प्रीलिम्स ज्योग्राफी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो जब से भारत ने एक नया मैप इशू किया, जब हमारे 2 न्यू यूनियन टेरिटरी वजूद में आई, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर में दिखाया गया, ठीक है, चूँकि हमारा पार्ट है। और जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान ये लद्दाख में शो किया गया। तो नेपाल तो इसको चाइना ने काफ़ी मतलब इनको अपोज किया, चाइना के साइड से। नेपाल ने भी अपोज किया कि काला पानी का एरिया जो पश्चिम में है ये नेपाली टेरिटरी है। तो काला पानी इज़ ए क्लेम्ड बी पार्ट ऑफ द दारचुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। तो काला पानी का क्लेम नेपाल ने किया, जो कि नेपाल के दारचुला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। देखिए, पॉइंट नोट कीजिए। अगर इंटरव्यू में भी आपको पूछ लिया जाए कि काला पानी का इलाका नेपाल के किस ज़िले में है, तो आपको पता होना चाहिए दारचुला ज़िला, ठीक है, ये नेपाल के ज़िले में है। और हमारे इंडियन मैप में ये पित्तौड़गढ़ ज़िला में है। और ये हमारी जो राज्य है ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। पित्तौड़गढ़ ज़िला उत्तराखंड राज्य। तो आपको समझ में आ रहा है। काला पानी का इशू कब खड़ा हुआ? जब भारत सरकार ने जब 2 यूनियन टेरिटरी जब वजूद में आई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में पॉक को दिखाया गया, चूँकि पॉक हमारा है, और गिलगिट बाल्टिस्तान को लद्दाख में शो किया गया। तो इसे चाइना ने अपोज किया, लेकिन चाइना की अपोज को हमने अनसर्टेन किया, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। और नेपाल ने काला पानी के इलाके को लेकर अपोज किया, क्लेम किया कि ये नेपाली टेरिटरी है। तो नेपाल ने जो क्लेम किया, तो ये नेपाल के किस ज़िले में आता है काला पानी का इलाका? तो ये दारचुला डिस्ट्रिक्ट में आता है। और भारत के साइड में ये जो डिस्ट्रिक्ट जाती है काला पानी, ये पित्तौड़गढ़ में आती है, और ये राज्य है उत्तराखंड। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दारचुला डिस्ट्रिक्ट नेपाल और पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारी साइड उत्तराखंड राज्य से। तो ये याद रखना है। तो डिस्प्यूट का ये टेरिटरी है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो नेपाल ये क्लेम कैसे करता है? तो सबसे पहली बात है कि एक सगोली ट्रीटी हुई थी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। ट्रीटी ऑफ सगोली आपने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ट्रीटी ऑफ सगोली जो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1815 में ये ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी में जो महाकाली रिवर है, ये काला पानी के इलाके के बीच में पड़ती है, ठीक है, और ये दोनों देशों के बीच में है। तो तभी से ये काला पानी का इलाका उस वक्त में भी इंडिया के टेरिटरी में ही था। लेकिन चूँकि इस इलाके को लेकर ट्रीटी ऑफ सगोली, चूँकि महाकाली रिवर से ये पास करती है, काला पानी जो है महाकाली रिवर से होकर के पास करती है, और ये दोनों देशों की बाउंड्री है। और अभी चाइना से भी हमारा टेंशन अभी चल रही है, और नेपाल से भी टेंशन चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का एक दूसरे से संबंध है, ठीक है। तो ये टेरिटरी भारत का ही है, लेकिन यहाँ पर ये बात ब्रिटिश इंडिया के दौर से ही ये ट्रीटी ऑफ सगोली से ये कन्फ्यूजन जो है नेपाल ने ये पाल रखा कि काला पानी का इलाका उनका है। तो देखिए, ये रीजन जो है काफ़ी जोग्राफिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट है, चूँकि 3 देशों का जंक्शन है यहाँ पर। पहला तो चाइना, दूसरा तिब्बत को भी हमने देश कहा, हाँ बिल्कुल, तिब्बत भी एक देश था। 1950 से पहले तिब्बत एक फ्री कंट्री हुआ करता था, लेकिन चाइना ने तिब्बत को मर्ज कर लिया 1950 में, ठीक है। तो तिब्बत है, चाइना है, और भारत है, नेपाल है। तो यहाँ पर 3 जंक्शन है, ठीक है। तो एक और टेरिटरी जो कि हमारा डिस्प्यूट था, जो कि सुस्ता ज़िले में सुस्ता इलाका है बिहार का कोई। तो इस टेरिटरी को लेकर भी जो है नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट था, लेकिन इसको रिसॉल्व कर लिया गया, इस समस्या को हल कर लिया गया। तो यह था पहला आर्टिकल। दूसरा है ई बेक्रे।
देखिए, ई बेकरे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टेट स्टेट मार्केट, यानी कि कोई बंदा जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, तो इस प्लेटफार्म पर उसके लिए ये फैसिलिटीज़ होगी कि प्रॉपर्टी को वो ख़रीद पाएंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में वो एक्सेस कर पाएंगे। उनको प्रॉपर्टी का फ़ोटो भी वहाँ पर अपलोड होगा, सारा फैसिलिटीज़ वहाँ पर होगी, ठीक है। तो ई बेकरी एक पोर्टल है जहाँ पर लोग जो है ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, ख़रीद बिक्री कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 10 में भारत का रैंक आया है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में CCPI में भारत का रैंक टॉप 10 में आया, यानी कि ये एक अच्छी बात है कि भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 10 पर रैंक भारत की आई है। तो इसकी वजह क्या है, मतलब देखिए, अभी इतना ज़्यादा खुश होने की तो बात है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे कदम है जो भारत ने अच्छा लिया और आने वाले वक्त में भी जो इरादा है वो काफ़ी नेक है ना। तो भारत का इरादा है कि 2022 तक 175 गीगावाट बिजली हम फॉसिल फ्यूल से ना लेकर दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्स है, जिससे कि एमिशन कम होती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, 175 गीगावाट एनर्जी 2022 तक हम रिन्यूएबल सोर्स से पैदा करेंगे और इसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको हम बढ़ा देंगे 450 गीगावाट तक बढ़ा देंगे। तो ये एक अच्छा नेक इरादा है भारत का कि एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी आने वाले वक्त में, कि अभी 175 गीगावाट का टारगेट है और आने वाले समय में 450 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी पैदा करेंगे। तो ये एक कदम है भारत के साइड से। तो अच्छा रैंक अभी हमें देखने को मिला, टॉप 10 में भारत का रैंक आया। तो देखिए, ये क्या है कि एक CCPI क्या है, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है। तो ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी है जो कंट्री को क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज़ करती है और ये ट्रांसपेरेंसी है। इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स इनेबल्स कंपेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट प्रोग्रेस मेड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज़। तो ये असेसमेंट करती है कंट्रीज़ के ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ये काम करती है और क्लाइमेट असेसमेंट इम्पैक्ट को देखती है और फिर उसके लिए इंडिविजुअली देखती है कंट्री को और उसको रैंक प्रोवाइड करती है। तो द रैंकिंग रिजल्ट आर डिफाइंड बाय कंट्री एग्रीगेटेड परफॉर्मेंस इन 14 इंडिकेटर। तो जो रैंकिंग जो दी जाती है, जो परिणाम दिया जाता है, इसके 14 इंडिकेटर है जिसको देखते हुए जो है ये रिजल्ट देती है, ठीक है। तो इन 14 इंडिकेटर को 4 कैटेगरी में बांट करके देखा जा सकता है। 14 इंडिकेटर है, यानी कि CCPI के जो रैंकिंग प्रोवाइड करने के जो रूल है, ये 14 इंडिकेटर पर ये प्रोवाइड करती है, 14 इंडिकेटर को रखती है और ये 14 इंडिकेटर को 4 कैटेगरी में बांटती है, ठीक है। पहला है GHG, मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरा है एनर्जी यूज और चौथा है क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर है जिसके ये पैरामीटर को जो कंट्री अच्छी तरीके से फुलफ़िल करती है, अच्छा इसमें परफॉर्मेंस करती है, उसको ये CCPI अच्छा रैंक प्रोवाइड करती है। तो हमारे देश को अच्छा रैंक प्रोवाइड हुआ, काफ़ी एक अच्छी खबर है, खुशी की बात है। तो CCPI में परफॉर्मेंस काफ़ी हमारा अच्छा रहा, ठीक है। स्टिल नो कंट्री परफॉर्म वेल इनफ इन ऑल इंडेक्स कैटेगरीज टू अचीव ऑन ओवरऑल वेरी हाई रेटिंग इन द इंडेक्स एंड सो अगेन द फर्स्ट 3 रैंक रिमेन इम्पिटी। तो बाकी कई सारे देशों का रैंक उतना अच्छा नहीं रहता, ख़ासतौर से क्लाइमेट इंडेक्स में। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रैंक 4 है ये स्वीडन है, रैंक 5 है ये डेनमार्क है, मोरक्को है रैंक 6 पर, और इसी तरीके से CCPI का जो रैंक ईरान का है 57 है, कोरिया का 58 है, चाइना का 59 है, सऊदी अरबिया का 60 है, यूनाइटेड स्टेट का 61 है। तो ये रैंकिंग जो है प्रोवाइड की गई है इन कंट्रियों को। तो इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही? इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, ठीक है। तो इसके अच्छे परिणाम हमें अच्छे उत्साह मिलेगा आने वाले वक्त में भी। सरकार को इस पर और काम करने का कुछ, जब गुड न्यूज़ आपको मिलता है तो आप खुश होते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है तो आप खुश होते हैं, इन्हें और आगे मेहनत करेंगे ताकि अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है कि आने वाले वक्त में चूँकि 1.5 डिग्री तक जो है हमारी पृथ्वी गर्म हो चुकी है, अब 2 डिग्री पर
अब वैज्ञानिक समूह का ये वार्निंग है, अलार्म है। तो हमारी ये कोशिश होगी, हमें आने वाले वक्त में दुनिया को बचाना है, 2 डिग्री से आगे बढ़ने से पृथ्वी को रोकना है। तो ये हमारी टारगेट है, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल में। चौथा आर्टिकल है सावित्री बाई फुले। तो प्रीलिम्स आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। सावित्री बाई फुले, ये इनका हस्बैंड का नाम है ज्योतिराव फुले। तो ये कौन थे? ये एक महिला थी जो उस दौर की ऐसी महिला थी कि अपने विचार में काफ़ी आधुनिक थी और महिलाओं के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। गर्ल्स स्कूल इन्होंने ही सबसे पहले 1848 में खोला था। कहाँ खोला था? भीलवाड़ा में, ठीक है। शायद ये मुंबई में ये जगह होगा, आप देख लेना कहाँ है। तो 1848 में गर्ल्स के लिए सबसे पहला स्कूल इन्होंने ही खोला था। तो काफ़ी अच्छी ख्यालात की थी, काफ़ी मॉडर्न ख्यालात की थी, सोच में काफ़ी तरक्की था इनका। तो ये मॉडर्न महिला कहलाई जाती है। उस दौर की ऐसी सोच रखने वाली महिलाओं को शिक्षा देने के लिए स्कूल बनाना उस दौर में काफ़ी बड़ी बात होती थी। आज तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1848 के दौर में गर्ल्स स्कूल खोल देना ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी ऊंची ख्याल और काफ़ी मॉडर्न का मतलब लोग गलत समझते हैं। देखिए, मॉडर्न का मतलब एक आधुनिक, एक रिसर्च माइंड है, एक प्रैक्टिकल ऐसी ज़िंदगी कि जो दूसरों को एक दिशा देने वाली हो, जो दूसरों को प्रकाश देने वाली हो, अंधेरों से निकाल कर उजालों की तरफ लाने वाली हो। मॉडर्न का मतलब ये थोड़ा है कि बेपरवाह हो जाना और ऐसी मनमानी की ज़िंदगी जीना। मतलब क्या होता है ना कि कुछ अनपढ़ लोग चीज़ों को, बातों को समझते नहीं है और सही चीज़ को भी उसका गलत मीनिंग निकाल करके गलत हरकतें करते हैं। कोई मॉडर्न कपड़ा पहनने को समझता है, कोई मॉडर्न अंग्रेज़ी बोलने को समझता है, कोई मॉडर्न पता नहीं क्या क्या समझता है। तो ये उनकी समझ में ख़राबी है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो मॉडर्न ख्याल एक अच्छी चीज़ है, रिसर्च एक अच्छा, मतलब आप तरक्की चाहते हैं, आप समाज की, आप दुनिया की डेवलपमेंट चाहते हो, तो ये चीज़ अच्छी है, कोई गलत बात नहीं है। तो देखिए, ब्रिटिश का क्या था? उनका ख्यालात मॉडर्न था। देखिए, हम मॉडर्न हिस्ट्री का भी नाम रख दिया मॉडर्न हिस्ट्री। इसका मकसद क्या है? मॉडर्न मतलब नया विचार, ऐसा विचार जिसने कि पूरे भारत को कब्जा कर लिया, पूरे भारत को रूल किया 200 साल तक। समझ रहे हो बात? एक नया विचार, एक नया था वो, एक नई चीज़ जो सारे चीज़ों पर छा जाए, सारी चीज़ों को ढाक ले। तो मॉडर्न तो ये होता है, ठीक है। मॉडर्न कोई कपड़ा, कोई बोली, कोई लैंग्वेज नहीं होता। तो ये बातें हैं। तो ज्योतिराव फुले, इनका नाम याद रखिए। ये इनको मॉडर्न फेमिनिस्ट वुमेन कहा जाता है और इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल इनके नाम पर चलती है पुणे में। सावित्री बाई ज्योतिराव फुले, ठीक है, कई सारी स्कूल इनके नाम पर चलती है। और ये था इनके बारे में। छठा आर्टिकल है NCLAT। ये प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो NCLAT क्या है? द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। इसका काम क्या है कि किसी कंपनी का जो झगड़ा होता है, किसी का झगड़ा किसी से कुछ है, कोई बड़ी, तो इसको वो अपील को सुनती है और इस अपील के थ्रू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है और मीडिएशन कराती है, समस्या का हल निकालती है, निदान करती है। तो सवाल ये है कि इन्होंने एक अभी ऑर्डर दिया, इनका ऑर्डर ये है कि साइरस मिस्ट्री टाटा सन्स, ठीक है, साइरस मिस्ट्री टाटा सन्स चेयरमैन एंड हेल्ड एन चंद्रशेखरन अपॉइंटमेंट एज इलीगल। यानी कि टाटा सन्स चेयरमैन, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट चंद्रशेखरन को किया गया, ये इलीगल है, ठीक है। तो एक कंपनी का, यानी कि टाटा कंपनी के सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का अपॉइंटमेंट करना ये इलीगल है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बॉडी का ये ऑर्डर है, ये बातें इन्होंने जजमेंट में अपनी की है, ठीक है। तो अब इनके बारे में जान लें। NCLAT क्या है? NCLAT एक 2013 में एक्ट के माध्यम से ये बनाई गई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक्ट है, जो कंपनी के इश्यूज़ को सॉल्व करती है, समस्याओं का निदान करती है। तो इसके पास पावर कहाँ से है? तो देखिए, पावर है 2016 में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत इनके पास पावर है कि ये इश्यूज़ को, केसेस को सुन सकती है, ऑर्डर दे सकती है और ख़ास तौर से वो केसेस को भी IBC के अंदर वो केसेस भी आती है कि जो कोई बंदा बैंक से बहुत बड़ा लोन लेकर के बैंक छोड़ करके देश छोड़ करके भाग गया, तो IBC उनके ऊपर भी लग सकती है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लग सकती है, उनके प्रॉपर्टी एसेट को
ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसको अपने कब्जे में ले सकती है और उनके लिए ये भी इनके ऊपर ये कार्रवाई कर सकती है। तो देखिए, इट इज़ ऑल्सो अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर डिस्पोज ऑफ अपील अगेंस्ट एंड एनी डायरेक्शन इशूज अ डिसीजन मेड ऑर्डर पास्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंज्यूमर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके इशूज़ को भी ये इस पर भी सुनवाई कर सकती है। ठीक है, तो एज पर द अमेंडमेंट बाउट टू सेक्शन 410 कंपनीज एक्ट 2013 और फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर ये देखिए 3 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात है, आपने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को आपने समझा कि ये कंपनी के सारे इशूज़ को हल कर सकती है, इनके पास पावर है, ऑर्डर दे सकती है। दूसरा, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत भी अपील को सुन सकती है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बनती है। ठीक है, तो ये एनसीएलटी का पावर किस किस फील्ड में है, क्या क्या ये सुनवाई कर सकती है। तो पहला, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जितने भी इशूज़ है कोई भी कंपनी के बीच में किसी भी तरह का, ये अपील अगर इनके पास की जाती है तो ये केसेस को सुन सकती है, ऑर्डर दे सकती है और रिसॉल्व कर सकती है। और दूसरा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट को भी देख सकती है। और तीसरा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन समझ रहे हैं कि किसी फील्ड में, किसी चीज़ में अगर कोई जो कंपटीशन होता है मार्केट में, जो काफ़ी कंपनियों के बीच में होती है, तो इसमें भी एक बहुत झगड़ा होता है। तो ये अमेंडमेंट 410 और एक्ट 2013 और फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर ये इसकी भी सुनवाई कर सकती है। तो आई होप कि ये आर्टिकल सब आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।